हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा सेकंड टॉपिक है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, जो पार्ट बी है जिसमें फूड साइंस और टेक्नोलॉजी आता है। उसका ये सेकंड टॉपिक है जिसमें है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड स्पॉइलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो हमने कैसे फूड को प्रिजर्व करना सीखा उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फूड स्पॉइलेज क्या होता है, आखिर जो खाना ख़राब होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड स्पॉइलेज। जॉन नीदम्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। पहले बिलीव था कि जो जनरेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का वो स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप ही कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है। मतलब जब लोगों को ये नहीं पता था कि फंगस या बैक्टीरिया के स्पोर्स हवा में उड़ते हैं, तो उनको ये लगता था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, उन्हीं से अपने आप फंगस या बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो जो नीदम थे उन्होंने इसको जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले। तो जॉन नीदम, an 18th century English biologist and priest, conducted a famous experiment in the 1740s to support the theory of spontaneous generation. तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को समझने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो लोग ये मानते थे कि जैसे अपन ने यहाँ पर एक ब्रेड रख दिया और ब्रेड पर फंगस पैदा हो गई, तो लोगों का ये मानना था कि ब्रेड के कारण ही फंगस पैदा हुई है, मतलब ब्रेड से फंगस पैदा हुई है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन असली में क्या होता है कि फंगस के स्पोर्स हवा में रहते हैं, वो ब्रेड पर जाते हैं और उसके बाद वो फंगस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको ये बात नहीं पता थी, तो लोग ये मानते थे कि ब्रेड ही कारण है फंगस के पैदा होने का। तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो जॉन नीदम ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? आइडिया दैट लाइफ कुड अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इन्होंने कहा कि जीवन जो है वो नॉन लिविंग मैटर से पैदा हो सकता है। जैसे लकड़ी रखी है, लकड़ी कटी हुई लकड़ी सूख गई, अब उस पर पानी गिरा बरसात के मौसम में, उस पर कुकुरमुत्ता या उस पर जो आपका मशरूम है, मशरूम उग गया। तो लोग ये समझते थे कि लकड़ी से ही मशरूम पैदा हुआ है, उनको लगता था कि लकड़ी ने ही मशरूम को जन्म दिया है। तो इन्होंने इस चीज़ को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इनका सेटअप क्या था एक्सपेरिमेंट का? नीदम बॉइल्ड मीट ब्रॉथ। इन्होंने मीट को अच्छे से काटा, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक, उसको पानी में डाला, उसको बॉईल किया। ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवी और मटन इन्फ्यूजन, जिसको अपन ग्रेवी बोलते हैं वैसा, टू किल एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। तो उन्होंने क्या किया कि इसको अच्छे से गर्म किया, गर्म करने के बाद इन्होंने माइक्रोब्स को मार दिया। ही देन सील्ड द फ्लास्क विद अ कॉर्क। एक कॉर्क और एक फ्लास्क में उस ग्रेवी को उन्होंने डाला और एक कॉर्क से उसको सील कर दिया, ठीक। एंड लेट इट सिट फॉर सेवरल डेज, इसे कई दिनों के लिए छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व माइक्रोबियल ग्रोथ इन दी ब्रॉथ। तो जो कांच का जो बर्नी थी जिसमें उन्होंने रखा था, कई दिनों के बाद देखा तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई थी, फंगस और बैक्टीरिया उसमें लग गए थे। अब इन्होंने इससे क्या रिजल्ट निकाला? इनका कंक्लूजन क्या था? नीदम बिलीव्ड दैट द माइक्रोब्स हैड स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग ब्रॉथ। नीदम ने बोला कि जो माइक्रोब्स थे, ये माइक्रोब्स स्पॉन्टेनियसली पैदा हो गए। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप पैदा हो गए उस ब्रॉथ से। इसका मतलब यह है कि वो जो नॉन लिविंग ब्रॉथ था वो माइक्रोब्स को जन्म दे रहा था, नीदम के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि हमें आज पता है कि गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने बोला फिर क्या हुआ? ही हैड बॉइल्ड इट बिफोर हैंड। दिस सपोर्टेड द आइडिया दैट लाइफ कुड इमर्ज फ्रॉम नॉन लाइफ विदाउट पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स। इसने इस बात को सपोर्ट किया कि जीवन जो है वो बिना माता पिता के, बिना पेरेंट्स के भी पैदा हो सकता है। जीवन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप भी जन्म ले सकता है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट गलत है, आज हम लोग इस बात को जानते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ, इसमें फ्लॉ क्या थे, मतलब इसमें गड़बड़ियाँ क्या थी इस एक्सपेरिमेंट में। इनसफिशिएंट बॉइलिंग, उन्होंने जो ब्रॉथ था उसको सफिशिएंटली बॉयल नहीं किया था। तो अगर सफिशिएंटली बॉईल करते तो सारे माइक्रोब्स मर जाते, लेकिन इनसफिशिएंटली बॉईल करोगे तो उसमें माइक्रोब्स अभी भी जिंदा है। तो इन्होंने इनसफिशिएंट बॉइलिंग करी थी। ही डिड नॉट बॉईल द ब्रॉथ लॉन्ग इनफ टू किल ऑल माइक्रोबियल स्पोर्स। सारे माइक्रोबियल स्पोर नहीं मरे थे। कंटामिनेशन, सीलिंग विद अ कॉर्क wasn't all right, allowing microbes from एयर टाइट, allowing microbes from the air to enter। तो जो उन्होंने कॉर्क लगाया था वो एयर टाइट नहीं रहा होगा, इसके कारण हवा अंदर चली गई होगी और माइक्रोब्स जन्म ले लिए होंगे, ये हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है लैक ऑफ स्टेराइल टेक्निक। हिज मेथड्स डिडंट प्रिवेंट कंटामिनेशन ड्यूरिंग कूलिंग। जिस समय उन्होंने ब्रॉथ को ठंडा किया होगा उस समय हो सकता है कि माइक्रोब्स उस ब्रॉथ में आ गए होंगे।
तब भी वो माइक्रोब्स उसमें पैदा हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। फिर क्या हुआ इसके बाद, स्पेलेंजानीज रिबूटल। अब एक स्पेलेंजानी थे इटली के, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। इन्होंने क्या कहा, इटालियन साइंटिस्ट थे ये लाज़ारो स्पेलेंजानी, रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट बट बॉइल्ड द ब्रॉथ लॉन्गर। इन्होंने ब्रॉथ को लंबे समय तक गर्म किया ताकि सारे माइक्रोब्स मर जाएं। सील्ड द फ्लास्क मोर सिक्योरली। इन्होंने फ्लास्क को ज़्यादा अच्छे से सील किया ताकि हवा बिल्कुल भी अंदर ना जा पाए और कोई माइक्रोब अंदर ना जाए। ठीक, फिर क्या किया इन्होंने, रिजल्ट आया इसका, नो माइक्रोबियल ग्रोथ। कई दिनों तक ये रखा रहा, उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। इसका मतलब डिसअप्रूविंग नीधम्स कंक्लूजन एंड चैलेंजिंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने नीधम के कंक्लूजन को चैलेंज किया और इन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता, बल्कि किसी चीज़ से ही कोई चीज़ पैदा होती है। ठीक है, अपने आप कोई चीज़ पैदा नहीं होती। फिर आगे बढ़ते हैं हम, लुई पास्चर स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। लुई पास्चर ने एक स्वान नेक फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इन्होंने खाने को रखा और खाने को एक इस तरह के फ्लास्क में रखा इन्होंने, ये ऐसा फ्लास्क, इसकी गर्दन ऐसी मुड़ी हुई थी, स्वान नेक है ना, हंस के जैसी। तो इसमें इन्होंने ब्रॉथ को रखा और इसकी गर्दन को इन्होंने ऐसा मोड़ दिया। अब क्या होता था कि यहाँ से एयर अंदर नहीं जा पाती थी, और जब एयर अंदर नहीं जा पाती थी तो जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स है वो अंदर नहीं जा पाते थे। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, लुईस पास्चर 1859 experiment was a turning point in microbiology, decisively disapproving the theory of spontaneous generation. इन्होंने spontaneous generation की थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। The belief that life could arise from non-living matter, जो कि ये मानती थी कि जो जीवन है वो नॉन लिविंग मैटर से पैदा होता है, जबकि ऐसा नहीं है, जीवन नॉन लिविंग मैटर से पैदा नहीं होता है। ठीक है, अब इनका सेटअप क्या था, Pasteur prepared a nutrient-rich broth and placed it in flask with long curved swan neck. इसे वो long curved swan neck में उन्होंने रखा, जैसा मैंने अभी बनाया था इसके पहले, ये मैंने आपके सामने बनाया था, ये swan neck flask इन्होंने बनाया था। He boiled the broth to kill any existing microorganism. उन्होंने broth को boil किया जैसा कि पहले वाले भी कर रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, The flask were left open to air, but the curved neck trapped airborne particles and microbes. तो जो एयर जो नेक था वो तो ओपन था, लेकिन उसमें क्या होता था कि नेक में जो माइक्रोब्स होते थे वो माइक्रोब्स आकर के ट्रैप हो जाते थे, माइक्रोब्स आकर के इस नेक में ट्रैप हो जाते थे। तो हवा अंदर जाती थी लेकिन माइक्रोब्स जो है वो यहाँ रुक जाते थे, माइक्रोब्स यहाँ तक नहीं जा पाते। ठीक है, ऐसा इन्होंने बनाया। फिर इसके बाद आगे देखिए क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या थे इसके, द ब्रॉथ इन दी स्वान नेक फ्लास्क्स रिमेन्ड क्लियर फॉर वीक्स। कई हफ्तों तक ब्रॉथ को कुछ भी नहीं हुआ। नो माइक्रोबियल ग्रोथ अकर्ड, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ उसके अंदर नहीं हुई। ठीक है, कोई बैक्टीरिया कोई फंगस नहीं लगा उसमें। व्हेन पास्चर टाइटल्ड द फ्लास्क अलाउइंग द ट्रैप्ड पार्टिकल टू मिक्स विथ द ब्रॉथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड एंड द ब्रॉथ बिकेम क्लाउडी। अब इसने क्या किया, ही टिल्टेड द फ्लास्क, इन्होंने फ्लास्क को टिल्ट कर दिया। जैसे ही इन्होंने फ्लास्क को टिल्ट किया तो ये जो फ्लास्क है, ये फ्लास्क की गर्दन हो गई टेढ़ी, ये इस तरह का फ्लास्क हो गया। तो ये ब्रॉथ जो है वो इस तरफ चला गया, और जैसे ही ब्रॉथ यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर बैक्टीरिया लगे हुए थे बहुत सारे, और ये बैक्टीरिया ब्रॉथ के कॉन्टैक्ट में आ गए। जैसे ही बैक्टीरिया ब्रॉथ के कॉन्टैक्ट में आए, ब्रॉथ में बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, टिल्टेड द फ्लास्क अलाउइंग द ट्रैप्ड पार्टिकल्स टू मिक्स विद द ब्रॉथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड एंड द ब्रॉथ बिकेम क्लाउडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर हो गए और ब्रॉथ क्लाउडी हो गया। फंगस डेवलप हो जाती है तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखने लगता है ना, बिल्कुल वैसा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कंक्लूजन क्या हुआ इससे, माइक्रोब्स डिड नॉट स्पॉन्टेनियसली जनरेट फ्रॉम ब्रॉथ, माइक्रोब्स अपने आप ब्रॉथ से पैदा नहीं होते हैं। इंस्टेड दे केम फ्रॉम पार्टिकल्स इन द एयर, प्रूविंग दैट लाइफ अराइजेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब पहले से जीवन है, उसी से जीवन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये जो ब्रॉथ है, इस ब्रॉथ में अपने आप जीवन पैदा नहीं होगा, बल्कि जीवन तभी पैदा होगा जब पहले से जीवन है। ठीक है, सपोर्टिंग द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जब हमें बीमारियां होती हैं, डिसीज होती हैं, तो जैसे आज भी गांव के लोग समझते हैं कि किसी को कोई बीमारी हो गई, इसका मतलब कोई ऊपरी शक्ति है, कोई दूसरी शक्ति है जो इसको बीमार कर रही है।
पहले यूरोप के लोग या अमेरिका के लोग भी यही सोचते थे, लेकिन जब हमें पता चला कि बीमारी का कारण कोई जर्म है, तब हमने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज डेवलप करी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो बीमारियां हमें होती हैं वो किसी ना किसी बैक्टीरिया, फंगस या फिर वायरस या वर्म, इन सब में से किसी के कारण होती है। तो किसी ना किसी जर्म के कारण ही हमें डिसीज होती है, बिना जर्म के हमें डिसीज नहीं होती। ठीक, तो ये एक चीज थी जो हमने वहां से बाहर निकाली। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों था। पाश्चर्स एक्सपेरिमेंट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी आज के समय चल रही है उसमें लुई पाश्चर का बहुत इंपॉर्टेंट एक उन्होंने कंट्रीब्यूशन है। इट लेड टू सेफर फूड पार्टिकल्स लाइक practices like pasteurization and revolutionized medicines by linking germs to disease। पाश्चराइजेशन मेथड इन्होंने खोजी जिसमें हम दूध को गर्म करते हैं फिर अचानक से ठंडा कर देते हैं, ये पाश्चराइजेशन, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मर जाते हैं। तो ये उसी से आया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। थ्योरी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब हम फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर आ जाते हैं। अभी तक हमको ये पता चल गया कि अगर हमारा खाना खराब हो रहा है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खराब हो रहा है। अब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने ही ना दें तो हमारा फूड वैसे का वैसा ही रहेगा, हमारा फूड खराब नहीं होगा, हमारा फूड प्रिजर्व रहेगा। तो अब हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एंशिएंट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स क्या थी, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। बिफोर रेफ्रिजरेशन, आज के समय में हम लोग फ्रिज से जो है खाने को ठंडा कर देते हैं तो खाना जो है वो खराब नहीं होता, लेकिन पहले के समय में रेफ्रिजरेशन टेक्निक नहीं थी हमारे पास। एंड मॉडर्न पैकेजिंग, ancient civilization developed ingenious ways to keep food fresh. These methods were shaped by climate, available resources and cultural practices and many are still used today। ठीक, तो environment वहाँ का जैसा होता था उस पर डिपेंड करता था। ठीक है, इसके अलावा वहाँ का जो क्लाइमेट है ये, इसके अलावा अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ये, और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये सारी चीज़ें ये करती थी, शेप करती थी कि किस तरह से हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी मेथड्स हैं इसमें। देखिए सबसे पहली जो मेथड आती है वो आती है ड्राइंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप ड्राई करते हो, आप किसी भी चीज़ को सुखा देते हो तो वो चीज़ प्रिजर्व हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरियल या जो फंगल ग्रोथ होती है वो बेसिकली मॉइस्चर जहाँ पर ज़्यादा होता है, नमी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लग जाती है। तो क्यों ना हम नमी को हटा लें। अगर हमने मॉइस्चर या नमी को ख़त्म कर दिया तो बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ ही नहीं होगी उस पर, तो यहाँ पर फंगल ग्रोथ नहीं हो पाती अगर हम किसी भी चीज़ को डिहाइड्रेट कर देते हैं तो। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक डेटिंग बैक टू 12,000 BC इन द मिडिल ईस्ट एंड एशिया। मिडिल ईस्ट और एशिया में 12,000 BC से ये टेक्निक चली आ रही है, चीज़ों को सुखा देना। कई बार सुखाने के लिए धूप का इस्तेमाल नहीं करते थे तो उसको आग पे रख के सुखा देते थे, लेकिन सुखा देते थे ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, सन एंड विंड वर यूज टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम फ्रूट, मीट एंड हर्ब्स। तो फलों को, मीट को और हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियों को, इन सबको अच्छा रखने के लिए हम इसको धूप में अच्छे से सुखा देते थे, वो ख़राब नहीं होता। और जैसे आप लोग भी अभी अपने घरों में देखेंगे बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिनको हम सुखा देते हैं और वो ख़राब नहीं होती। जैसी बरी को आप सुखा देते हैं छत पे ले जाके तो वो बरी ख़राब नहीं होती। पापड़ आप सुखा देते हैं, कभी ख़राब नहीं होता, कभी भी निकालो तलो और खाओ, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी ख़राब नहीं होती सुखाने के बाद। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। Romans loved dried fruits and medieval Europeans built still houses to dry food using fire when sunlight was scarce। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रोमन्स लोग जो थे उनको ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद थे, सुखा देते थे चीज़ों को। ठीक है, और जो मिडिवल यूरोपियंस थे उन्होंने स्टिल हाउसेस करके उन्होंने एक बनाई हुई थी जगह जहाँ पे वो क्या करते थे कि चीज़ों को सुखाते थे फायर का यूज़ करके, आग का यूज़ करके वो चीज़ों को सुखाते थे जब सनलाइट वॉज स्कार्स, मतलब सूरज की रोशनी की कमी होती थी तब। ठीक है, तो ये यूरोप में तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यूरोप में सूरज जो होता है वो, जब भारत में ठंड पड़ती है उस समय यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी समस्या है यूरोप में, इसलिए वहाँ पर हमको सुखाने के लिए आग का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सॉल्टिंग एंड क्यूरिंग। अब सॉल्टिंग एंड क्यूरिंग जो है ये लगभग 3000 BC के आसपास ये यूज़ किया जाता था। इजिप्शियन एंड
फोनिशियंस यूज सॉल्ट टू ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम मीट एंड फिश प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। ये क्या करते थे, सॉल्ट को यूज करते थे फिश या मीट में से किसी भी मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर सॉल्ट होगा पानी वहीं जाएगा। तो अगर आपने किसी फिश को या मीट को पूरे तरीके से सॉल्ट से ढक दिया तो पूरा पानी जो है वो फिश में से और मीट में से निकल के सॉल्ट में चला जाएगा और फिश अपने आप डिहाइड्रेट हो जाएगी, अपने आप सूख जाएगी। और जैसे ही फिश सूखी, अब आप उस फिश को कहीं पर भी ले जा सकते हो अपने साथ, जब आपका मन करा उसको पानी में उबालो और खा लो, ठीक। तो इस तरीके के मेथड ये यूज करते थे। क्योरिंग ऑफन इन्वॉल्व्ड स्मोकिंग और एडिंग नाइट्रेट्स विच गेव मीट अ रेडिश कलर एंड इनहिबिटेड हार्मफुल माइक्रोब्स लाइक क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम को भी रोक देता है, जिसमें हम कुछ नाइट्रेट या स्मोकिंग से हम इसको ट्रीट करते हैं। आपने लकड़ी जलाई बहुत सारी, और लकड़ी जलाने के बाद आपने जो आपका मटन का या चिकन का पीस है आपने उसको अच्छे से स्मोक में, धुएं में अच्छे से गर्म किया काफ़ी देर तक, तो धुएं की एक पूरी लेयर बन जाती है उसके चारों तरफ। और उससे क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसको खाता नहीं है, क्योंकि धुएं की जो स्मेल होती है पंजेंट, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ा हेट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे बिल्कुल रिपेल हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। तो आपका जो मटन है या जो आपका नॉन वेजिटेरियन फूड है वो ख़राब नहीं होता। तो उसको बचाने के लिए किया गया था। तो उससे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है इससे हम बच जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है फ्रीजिंग एंड कूलिंग। इन कोल्ड क्लाइमेट्स फूड वॉज स्टोर्ड इन आइस, स्नो, केव्स और अंडरग्राउंड पिट्स। देखो ये तो बहुत पहले से लोगों को पता था कि बर्फ में खाना खराब नहीं होता है। रीज़न इसके ये है कि दुनिया में बहुत जगह बर्फ जमी रहती है, और जब भी वहाँ पर, जैसे अगर आपने किसी खरगोश को मार दिया तो खरगोश की डेड बॉडी कई दिनों तक वहीं की वहीं वैसी की वैसी रहती है, वो सड़ती नहीं है जब तक बर्फ ना पिघले। तो सबको पता था कि अगर बर्फ में किसी चीज़ को रख दिया जाए तो वो जल्दी खराब नहीं होती चीज़, है ना। तो यहाँ पर फ्रीजिंग वाले मेथड जो है वो उसके अंदर आ गई। आइस हाउसेज वर बिल्ट टू प्रिजर्व फूड ईयर राउंड, इवेंचुअली इवॉल्विंग इनटू आइस बॉक्सेस। तो हमने आइस बॉक्सेस बनाए और उन आइस बॉक्सेस में हमने खाने को रखा, जिससे हमने आज के जो आइस बॉक्सेस हैं उनका हमने निर्माण किया। जैसे आपने देखा होगा फ्रीज़र वगैरह होता है हमारे घर में, तो आपने अगर मटन या चिकन आप घर में लेकर के आए हो और आपको वो मटन या चिकन शाम को बनाना है, अभी नहीं बनाना है, तो आप उसको फ्रीज़र में रख दो। फ्रीज़र में रखोगे उसको कुछ नहीं होने वाला, वैसे का वैसा रहेगा। शाम को निकालो उसको बनाओ बड़ी आराम से, ठीक। तो ये भी एक तरीका है हमारे फूड को प्रिजर्व करने का, जो कि एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था। इसके बाद आता है स्मोकिंग, जो अभी मैंने आपको बताया। ये देखिए कितना पुराना है, 1,60,000 BC, लगभग 1.5 लाख साल से ज़्यादा पुराना है ये। यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश बाय एक्सपोजिंग देम टू स्मोक फ्रॉम बर्निंग वुड। यही मैंने अभी आपको बताया था, जलती हुई लकड़ी के ऊपर धुएं में इसको हम अच्छे से सेक देते हैं। तो ये क्या होता है, फिर खराब नहीं होता। आपको जब मन करे तब आप इसको खाओ, ठीक है। इसके ऊपर धुएं की एक पूरी की पूरी लेयर बन जाती है। स्मोक एडेड फ्लेवर एंड एक्टेड एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर एंड रिपेलिंग इंसेक्ट्स। तो जो कीड़े होते हैं उनको वो दूर रखता है और इसके अंदर का सारा मॉइस्चर वो निकाल ले जाता है, क्योंकि गर्मी रहती है उसमें तो मॉइस्चर उड़ जाता है। फ्लेवर ऐड हो जाता है इसमें। जैसे आप लोग कंडे में बनी हुई बाटी खाते हो, उसका स्वाद अलग होता है, और गैस पे सिकी हुई बाटी खाते हो उसका स्वाद अलग होता है। उसमें वो स्वाद नहीं आता जो कंडे में बनी हुई का आता है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। शुगरिंग, जैम एंड हनी, ये लगभग 500 BC पहले शुरू हुई थी ये मेथड। एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन्स प्रिजर्व्ड फ्रूट्स एंड हनी और शुगर सिरप। तो ये हनी और शुगर सिरप जो है ये उसको प्रिजर्व करके रखता है। किसी भी चीज़ को अगर आपने शुगर सिरप में डाल दिया तो वो चीज़ प्रिजर्व रहेगी, क्योंकि शुगर सिरप का इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता, और आपका जो खाने की चीज़ है वो उसी के अंदर पड़ी हुई है, तो वो हमेशा प्रिजर्व रहती है। शुगर एक्ट एज अ डेसिकेंट, ड्रॉइंग आउट मॉइस्चर एंड प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। तो शुगर का सिरप जो होता है वो डेसिकेंट की तरह काम करता है। शुगर सिरप का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और बैक्टीरिया वगैरह का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो पानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चला जाता है और बैक्टीरिया वगैरह की मौत हो जाती है, ठीक है। अपने आप ही सारे माइक्रोब्स अपने आप डाई हो जाते हैं या किल कर देता है उसको। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमें हमारा फूड के स्पॉइल होने से।
तो हम इस तरह से भी उसको बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फर्मेंटेशन, डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, फर्मेंटेशन ट्रांसफॉर्म्ड ग्रेन्स इनटू बियर, फ्रूट्स इनटू वाइन एंड वेजिटेबल इनटू सॉकर क्रॉट और किमची। ये एक नाम है डिश का जिसको आप वेजिटेबल से बनाते हैं बेसिकली फर्मेंट करके, और आप ग्रेन्स को फर्मेंट करते हो तो बियर बन जाती है, फ्रूट्स को फर्मेंट करते हो तो वाइन बन जाती है, ठीक है। खमीर करना बोलते हैं इसको, खमीर उठाना बेसिकली, ठीक है। ईस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग घरों में खमीर पैदा करने के लिए, ईस्ट मार्केट में आपको मिल जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन की मेथड है, आपने किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर लिया फर्मेंट करके, ठीक है। अब जैसे आपको तो पता ही है ना, कहते हैं लोग कि भाई वाइन तो जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है, क्योंकि वो कभी ख़राब नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा तो यहाँ इंडिया में पॉपुलर है। मैंने ही नहीं खाया, मतलब मार्केट में मिलता है क्या? अच्छा वाह यार, चलो ट्राई करेंगे इसको भी, बढ़िया है ये तो, ठीक है। तो ये जो है प्रिजर्विंग दूसरी मेथड्स है फर्मेंटेशन की। इट नॉट ओनली प्रिजर्व फूड बट ऑल्सो एनहेंस्ड फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन। सीधी सी बात है कि ये सिर्फ फूड को प्रिजर्व ही नहीं करता बल्कि फ्लेवर भी आ जाता है। अब जैसे आपने अचार की बात की, अचार ना तो सिर्फ आम को प्रिजर्व कर रहा है बल्कि आम में फ्लेवर भी आ गया, अब आप उसको बढ़िया चाव से खाते हो। मुरब्बा, मुरब्बा भी एक तरीके की प्रिवेंशन फूड प्रिजर्वेशन मेथड है। पिकलिंग, लो अचार की बात कर रहे थे, अचार आ गया। 500 BC, प्रिजर्विंग फूड इन विनेगर और ब्राइन वॉज कॉमन इन रोम, ग्रीस एंड एशिया, है ना। ब्राइन मतलब नमक का पानी, उसको ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। द एसिडिक एनवायरमेंट प्रिवेंटेड स्पॉइलेज एंड एडेड टैंगी टेस्ट। अचार में टैंगी टेस्ट आता है, तो वो टैंगी टेस्ट इसी के कारण आता है जिससे कि आपको वो खाने में अच्छा लगता है। एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है जिससे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, है ना। और आप नमक भी ज़्यादा डालते हो इसलिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो ऑस्मोसिस के कारण वो मर जाएं, तो इसलिए भी आपका खाना जो है वो ख़राब नहीं होता पिकलिंग में। फिर होता है बरियल, फूड्स वर बरीड इन अल्कलाइन सॉइल, सैंड और मड टू प्रिजर्व देम बाय लिमिटिंग लाइट, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। वहाँ पर क्या होता है कि लाइट भी कम होती है, ऑक्सीजन भी कम होती है और मॉइस्चर भी कम होता है। अगर आपने किसी दलदली क्षेत्र में उसको गड़ा दिया तो दलदल के अंदर स्वैम्प एरियाज जो होते हैं वहाँ पर ना तो लाइट होती है ना ऑक्सीजन होती है और मॉइस्चर भी वहाँ बहुत कम होता है। तो ऐसी जगह में अगर आप गड़ा दोगे तो आपका खाना जो होता है वो बेसिकली कभी ख़राब नहीं होता, अल्कलाइन सॉइल होती है वहाँ की, ठीक है। तो ये भी एक मेथड थी बरियल की जिसमें आप चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते थे। सेंचुरी एग इन चाइना एंड बरीड कैबेज इन नॉर्दर्न यूरोप आर एग्जाम्पल्स। तो ये चाइना में और यूरोप के बरीड कैबेज की और एग वगैरह के मेथड्स हैं जो हमको मिले हैं कि उनको बरी करके रखा गया था और वो अभी तक सुरक्षित रखे हुए थे काफ़ी समय बाद। फिर है बॉग बटर। इन आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड बटर वॉज बरीड इन पीट बॉग्स टू रिजर्व इट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। ये पीट बॉग्स जो होते हैं ये एक तरीके के दलदल ही होते हैं, इन्हीं दलदलों में इनको ये जो बटर है इसको बरी करके रखा जाता है ताकि ये बहुत समय तक, मंथ और इवन ईयर्स तक इसको कुछ भी नहीं होता, वैसे का वैसा ही रखा आता है, कभी भी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पीट बॉग्स, दलदल होता है एक तरीके का। दी एसिडिक ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट प्रिवेंटेड स्पॉइलेज। सम सैंपल्स आर ओवर 3000 ईयर्स ओल्ड। कुछ सैंपल तो 3000 साल पुराने हैं जो अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं, ठीक है, समझ गए बात को। अब देखिए 1795 एपर्टिसेशन। अब ये एपर्टिसेशन क्या होता है? ये होता है कैनिंग, ठीक है। अब देखिए एक भाई साहब थे जिनका नाम था निकोलस एपर्ट, निकोलस एपर्ट ये इनका नाम था, ठीक है। ये बेसिकली फ्रांस के थे निकोलस एपर्ट। इन्होंने क्या किया था, सील्ड फूड इन जार्स एंड स्टरलाइज्ड विद हीट। इन्होंने फूड को जार में बंद किया और उसे गर्मी में रखा, हीट में रखा ताकि वो आपका खाना जो है वो स्टरलाइज हो जाए, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना होने पाए। 1810 टिन कैन, पीटर ड्यूरेंट प्रिटेंडेड मेटल कैन फॉर फूड, पेटेंटेड मेटल कैन फॉर फूड स्टोरेज। तो जो पीटर ड्यूरेंट थे इन्होंने पेटेंट करवाया मेटल कैन का जो कि फूड स्टोरेज करने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे आप लोग आजकल वो पीते हो कोल्ड ड्रिंक कैन के अंदर, तो बस लगभग वैसा ही कैन। पहले क्या होता था यूरोप में कैन में बीन्स वगैरह जो है वो आती थी,
है ना, तो वो कैन खोल के फिर बीन्स को चम्मच से खाते थे वो लोग, तो वो बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए ही कैन के अंदर रखते थे। कैन में रखते थे, फिर उसको अच्छा गर्म कर देते थे, तो गर्म करने से क्या होता था कि अंदर के सारे बैक्टीरिया मर जाते थे, अब वो बीन्स खराब नहीं होने वाली, और फिर उसको कभी भी खोलो और खा लो, ऐसा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, जैसे कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कैनिंग के पिता किसको कहा जाता है, तो आप बोलेंगे निकोलस एपर्ट, है ना, फादर ऑफ कैनिंग, इनको कैनिंग का पिता कहा जाता है। ठीक है, फिर है 1862 पास्चराइजेशन, लुइस पास्चर, हीट ट्रीटमेंट टू किल माइक्रोब्स इन लिक्विड, है ना, इन्होंने हीट ट्रीटमेंट दिया जिससे माइक्रोब्स जो हैं वो मर गए। 1842 मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन आ गया। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन enabled कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल्स, तो मैकेनिकल जो रेफ्रिजरेशन था, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटीज़ उसके अंदर हमें मिलने लगी, और ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल, ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं उनका ट्रांसपोर्ट करने में हमें आसान हो गया। जैसे आइसक्रीम, अब आप आइसक्रीम का अगर ट्रांसपोर्ट करोगे तो वो तो ख़राब हो जाएगी ना, आप उसको रेफ्रिजरेशन वाले कंटेनर में रख करके और फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक, तो ये चीज़ें उससे आसान हो गई। 1906 फ्रीज ड्राइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री एंड स्पेस फूड रिमूव्स मॉइस्चर अंडर वैक्यूम, तो ये क्या करते हैं, वैक्यूम में ड्राइंग करते हैं, और पैकेट में सील्ड पैक होता है, उसमें ये वैक्यूम क्लीनर जैसी एक डिवाइस होती है, उसको लगा के पूरी हवा खींच लेते हैं और उसके बाद उसको सील पैक कर देते हैं, तो सारी की सारी मॉइस्चर या जितना भी माइक्रोब्स हैं वो सारे के सारे निकल गए और वो सील पैक हो गया। अब ये खाना पैकेट में पैक हो गया, अब इसे आप कहीं पर भी भेज सकते हो, हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा सकते हो, जहाँ पर आपके जवान युद्ध कर रहे हों उनको खाना मिल जाएगा और वो लोग जल्दी जल्दी इस खाने को खा लेंगे, इस तरीके से काम होता है। ठीक है, फिर 1923 डीप फ्रीजिंग आ गई। क्लैरेंस बर्ड्स आई रिवोल्यूशनाइज्ड फ्रोजन फूड इंडस्ट्री, ये फ्रोजन फूड इंडस्ट्री आ गई। जैसे आजकल आप लोग फ्रोजन मटर बहुत खरीदते हो, है ना, पुलाव बनाने के लिए फ्रोजन मटर चाहिए आपको, है ना, मटर पनीर बनाना है तो फ्रोजन मटर चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि मटर का सीजन नहीं है, तो आपको फ्रोजन मटर ही तो लगेंगे। मटर का सीजन होता तो बात ही क्या थी, आप मार्केट से खरीद लेते, सब्जी मार्केट से, लेकिन फ्रोजन मटर आपको जा करके किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से या किसी दूसरी दुकान से आपको लेने पड़ते हैं, जहाँ वो फ्रीज़र में रखता है, उसको फ्रीज़र से निकाल के एक पैकेट दे देता है कि लो भैया। तो ये वही मटर हैं जो ठंड के समय में उगे थे, लेकिन गर्मी में आपको चाहिए तो उसको फ्रीज़ करके रखा है हमने ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। 1950s फूड इरेडिएशन, कोल्ड स्टरलाइजेशन यूजिंग गामा रेज किल्स बैक्टीरिया विदाउट हीट, हमने रेडिएशन यूज़ किया खाने के ऊपर, रेडिएशन देने से जितने भी माइक्रोब्स थे वो सारे के सारे मर गए, और माइक्रोब्स के मरने के बाद वो खाना जो है वो स्टरलाइज्ड हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। फिर 1960s में एसेप्टिक प्रोसेसिंग, स्टेराइल पैकेजिंग ऑफ हीट ट्रीटेड फूड, तो हीट ट्रीटेड फूड का स्टेराइल पैकेजिंग करना है हमको। जैसे एग्जांपल है UHT मिल्क, आपने जो मिल्क आप रोज़ पीते हो वो आप एक पैकेट में बंद आता है, तो वो पैकेट जो होता है वो पैकेट ऐसा होता है कि उसके अंदर माइक्रोब्स ना जा पाए, इसलिए उसको ऐसा पैक किया जाता है, तो वो माइक्रोब्स की जगह बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए उसके अंदर, वही एसेप्टिक प्रोसेसिंग होता है। तो अगर आपने उसके अंदर माइक्रोब्स भेज दिए तो आपका दूध तो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, दही बन जाएगा, लेकिन अगर माइक्रोब्स नहीं गए तो आपका दूध जो है वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ख़राब नहीं होगा। फिर है 1970s माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, अब माइक्रोवेव आ गया 1970 में। आजकल तो सबके घरों में माइक्रोवेव होता है नॉर्मली, और जिसके घर में होता है वो उसको कभी यूज़ नहीं करता है, ये भी एक सबसे बड़ी सच बात है। यूज्ड फॉर रैपिड हीटिंग एंड पाश्चराइजेशन, तो माइक्रोवेव को रैपिड हीटिंग और पाश्चराइजेशन के लिए यूज़ किया जाने लगा। कोई भी चीज़ जो तुम्हारा खाना तुम्हें लग रहा है ख़राब हो रहा है, जल्दी से उसको उठाओ, माइक्रोवेव में रख दो, 2-3 मिनट उसको चला दो, घूमता रहेगा गोल गोल, एकदम चकाचक, एकदम अच्छा खाना हो जाएगा, सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, ये एक बड़ा फ़ायदा है आपके माइक्रोवेव का। ठीक है, फिर 1978 रिटॉर्ट पाउच टेक्नोलॉजी, ये क्या है, डेवलप्ड फॉर मिलिट्री हीट सील्ड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, ये भी वही है जो मैंने पहले बताया था, मिलिट्री वाले इसको यूज़ करते हैं, हीट सील्ड पैकेज होता है, इसके अंदर खाना बंद होता है, और ये पैकेट्स को हम अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मिलिट्री वाले लोगों तक पहुंचाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वही हेलीकॉप्टर से इसको गिराया जाता है और पहुंचाए जहाँ पर साइट है, जहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ गिराया जाता है, बोरियों की बोरियाँ
जाते हैं मिलिट्री पर्सनल्स, वो उनको खोलते हैं और उनको खाते हैं और वापस फिर लड़ाई में लग जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। सैम्पल क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन इज नोन फॉर its extensive use of pickling as a food preservation method. Egyptian, Romans, Mesopotamians और Greeks। तो सबसे पहला जब हमें अचार का प्रमाण मिलता है वो हमें मिलता है मेसोपोटामियंस को। जब हमने मेसोपोटामियन सभ्यता हमने देखी तब हमें पता चला कि भाई ये लोग अचार बनाना जानते थे, वही ब्राइन के थ्रू, सॉल्ट वाटर के थ्रू अचार बनाते थे ये लोग। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, What was the primary reason for developing food preservation techniques in the past? तो पास्ट में फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक की ज़रूरत हमको क्या पड़ी? टू इम्प्रूव फूड टेस्ट, टू मेक फूड मोर विजुअली अपीलिंग, टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, टू रिड्यूस फूड कॉस्ट। तो हमारे आंसर क्या होगा? सी, टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। खाने को खराब होने से बचाना है और खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है ताकि लंबे समय तक हम खाने को स्टोर करके रख सकें। फिर आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an example of a traditional food preservation method? Traditional food preservation method इनमें से कौन सी है? रेफ्रिजरेशन, कैनिंग, फ्रीजिंग और स्मोकिंग। स्मोकिंग, ठीक है। तो स्मोकिंग जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है जो एंशिएंट टाइम से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड यूजिंग बॉइलिंग वाटर, अ प्रिकर्सर टू कैनिंग। तो बॉइलिंग वाटर प्रिकर्सर टू कैनिंग किसने यूज़ किया था इसको? निकोलस एपर्ट, पीटर डूरंट, लुइस पाश्चर और चार्ल्स मिचेल। इसका आंसर पता है आप लोगों को? कैन, फादर ऑफ कैनिंग, कैन जो खाने का होता है उसको अपन निकोलस एपर्ट को इसका हम क्रेडिट देते हैं। और मैंने आपको बताया था ये फ्रेंच हैं, फ्रांस के थे ये, है ना, ध्यान रखना। ये एक रेस्टोरेंट के मालिक थे निकोलस एपर्ट। तो ये क्या करते थे, इनको खाना स्टोर करके रखना इनके लिए बड़ा ज़रूरी था और ये ट्रांसपोर्ट करते थे तो भी खाना ख़राब हो जाता था। तो इन्होंने ये मेथड निकाली थी, ठीक है, कि भाई खाने को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड फूड प्रिजर्वेशन बाय सॉल्टिंग? सॉल्टिंग करने से खाना प्रिजर्व कैसे हो सकता है? डिहाइड्रेटिंग द फूड पहला, इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ बाय क्रिएटिंग अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ द फूड, अल्टरिंग द फूड्स केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इसका आंसर जो है वो है बी है, इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ बाय क्रिएटिंग अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था, नमक जहाँ होता है पूरे के पूरे पानी को खींच लेता है और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर से सारा का सारा पानी निकल जाता है और बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। तो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो इसमें बन जाता है। फिर है, व्हाट डज HACCP स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड सेफ्टी? तो फूड सेफ्टी में HACCP क्या होता है? हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, hazard assessment and control of contamination, hygiene audit and control of consumption, health assessment and control of product। तो ये है hazard analysis and critical control points। तो ये HACCP स्टैंड जो होता है ये फूड सेफ्टी के अंदर आता है। ये बेसिकली आपका जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं ये कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर हैजार्ड एनालिसिस करता है, ठीक है, कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कितने हैं, उसमें क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं फूड से रिलेटेड, उनको बचाने के लिए बेसिकली ये HACCP गाइडलाइन होती है। तो हज़ार्ड्स में जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास किचन में अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो ये होता है कि वो एक्सीडेंटली खाने में गिर सकती है, ठीक है, कीटनाशक जैसी चीज़ें रखी होती हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह, या फिर खाना हमारा जो होता है वो स्पॉइल हो सकता है बिकॉज ऑफ कॉकरोचेज़ और दूसरी चीज़ें। इसके अलावा खाना जो है वो कंटामिनेट हो सकता है। इसके अलावा खाना लंबे समय तक रखा है तो ऑटोमेटिकली वो ख़राब हो जाएगा। ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं ये इसके अंदर अप्लाई की जाती हैं और इसीलिए ये गाइडलाइंस दी जाती है HACCP, ठीक है, ताकि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है हर चीज़ का, SOP होती है, वही ये चीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? इनमें से कौन सी एक फूड प्रिजर्वेशन की कॉमन मैथड नहीं है? डिहाइड्रेशन, फर्मेंटेशन, इरेडिएशन एंड कुकिंग। कुकिंग कंफर्म, इरेडिएशन कॉमन मेथड नहीं है। चलो आंसर देखें, ये फूड प्रिजर्वेशन की कॉमन मेथड नहीं है कुकिंग। कुकिंग जो है, एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था एक बच्चे का, तो उससे मैंने पूछा था कि हम कुकिंग क्यों करते हैं, खाने को हम क्यों खाना बनाते क्यों हैं, तो उसने भी यही कहा था ताकि खाना ख़राब ना हो, पर ऐसा नहीं है।
हम कुकिंग करते हैं उसके पीछे एक ही रीज़न और वो है टेस्ट, ताकि हमें खाना अच्छा लगे, स्वाद, इसलिए हम कुकिंग करते हैं और कोई रीज़न नहीं। कुकिंग करना, जो कई बार क्या होता है कि कुकिंग करने के बाद चीज़ें ख़राब हो जाती है, ज़रूरी थोड़ी कुकिंग करके चीज़ें अच्छी ही रहें। हमने खाना बना दिया उसके बाद खाने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मतलब तुमने सब्ज़ी रखी हुई है घर पे, बैंगन रखे हैं, आलू रखे हैं, आलू ख़राब नहीं होंगे, लेकिन तुमने अगर पका दिया उसके बाद आलू एक दिन में ख़राब हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो ऐसा है। तो कुकिंग इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कुकिंग ही है, जिसे हम कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं। वो खाने को स्पॉइलेज से बचाने के लिए नहीं करते, हम अपने आप को बचाने के लिए करते। टेस्ट नहीं, टेस्ट के लिए होता है ना, बिल्कुल टेस्ट है। अरे भाई, जब हमने आग की खोज की तो हमने आग में खाना बनाना कैसे सीखा? गलती से आग में खाना गिर गया, हमारा मांस का टुकड़ा, और फिर जब आग बुझ गई तब हमने उस मांस के टुकड़े को उठाया और हमने खा के देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बोला अरे स्वाद बहुत अच्छा है। तो बेसिकली हम मांस पका रहे हैं स्वाद के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे जिस समय बर्ड फ्लू फैला था बहुत ज़्यादा, मुर्गियों को बर्ड फ्लू हो रहा था, तो चिकन का रेट बहुत कम हो गया, क्योंकि चिकन कोई खरीद नहीं रहा था। सबने बोला भैया उनको बर्ड फ्लू है, हमें भी हो जाएगा, तो हम चिकन नहीं खरीदेंगे। उस समय बहुत लोगों ने चिकन खाया, पका के खाया अच्छे से, कि अच्छे से पका लो, जितने वायरस या बैक्टीरिया होंगे सब मर जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने सस्ता चिकन खरीदा, खूब पका के खाया। यहाँ पर बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में, उनका मतलब वो सिटीजन है हमारी बॉडी का, आप समझ जाओ, वो रहते ही हैं वहाँ पे। जैसे इकोलाई होता है हमारे पेट में, तो वो वहीं रहता है। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, हो सकता है किसी और के लिए वो बैड बैक्टीरिया हो। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी मुर्गे की इंटेस्टाइन देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो कि मुर्गे की बॉडी में हो सकते हैं। तो आपको मुर्गे को कच्चा खाने से अच्छा है कि आप उसको पका के खाओ, ताकि उसकी बॉडी के बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया ना हो, वरना वो हमारी बॉडी में आ गए तो हमारी बॉडी में वो बीमारी पैदा कर देंगे, बर्ड फ्लू हो सकता है हमको। लेकिन वहीं अगर आप उस मुर्गे को पका के खाओगे तो आपको बर्ड फ्लू नहीं होने वाला। ऐसा तो हम खाने को पकाने का हमारा मकसद तो स्वाद है, लेकिन पकाने से बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस भी मर जाते हैं। लेकिन वो फूड को स्टोर करने का तरीका नहीं होता है, वो हमें बचाने का तरीका होता है, ताकि हमें बीमारियां ना हो। ठीक है, बात समझ गए ना? ये एक चीज़ है इसके पीछे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। What is the primary purpose of adding chemical preservatives to food? खाने में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डालने का क्या प्राइमरी पर्पस है? टू इनहेंस फ्लेवर? नहीं। टू इम्प्रूव टेक्सचर? नहीं। टू प्रिवेंट स्लो डाउन माइक्रोबियल ग्रोथ? हो सकता है। टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ के जो ग्रोथ है उसके डेवलपमेंट को या उसके रेट को कम करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, है ना। आप लोग जितने भी मार्केटेड पैकेज्ड प्रोडक्ट्स आप खाते हैं, वो सारे पैकेज प्रोडक्ट्स में आप देखें कि उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव डला हुआ है और उस प्रिजर्वेटिव का सोर्स क्या है और वो प्रिजर्वेटिव आपके शरीर पर क्या क्या नुकसान करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप कोई चिप्स का पैकेट आप खा रहे हैं, वो चिप्स का पैकेट आपको इस तरह का उस पर एक मार्क बना हुआ है, आप बोलते हैं कि भाई ये वेजिटेरियन है ना। अब आप उसमें देखिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो इंग्रेडिएंट्स में आलू होगा, पोटैटो, सॉल्ट होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, साथ में कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे। अब आप उन प्रिजर्वेटिव्स को पढ़िए, वो प्रिजर्वेटिव्स जैसे 701, 706 या 707 इस नाम से प्रिजर्वेटिव्स आते हैं अलग अलग। अब आप देखिए कि इन प्रिजर्वेटिव्स का ओरिजिन क्या है। कई प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल ओरिजिन के होते हैं, उनको एनिमल से ही निकाला गया है। तो अगर 701 एनिमल से निकाला गया है तो ये चीज़ जो है ये किसी काम की नहीं है आपके लिए। बात समझे? ये ग्रीन मार्क जो है ये आपके किसी काम का नहीं है फिर, क्योंकि आपने एक एनिमल सोर्स से निकले हुए प्रिजर्वेटिव को खा लिया है और आप लोगों ने खाया ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है फिर आपके लिए, मतलब आपके लिए एथिकल एक चैलेंज हो जाता है कि भाई हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जैसे जिलेटिन, जिलेटिन भी अधिकतर एनिमल सोर्स से ही बनाया जाता है। अब जिलेटिन क्या होता है? जिलेटिन कभी घर में यूज़ किया है जिलेटिन? हाँ बिल्कुल सही, वो तो होता ही है। जिलेटिन जो होता है, देखो जैसे आपने घर में आइसक्रीम बनाई, तो घर में आइसक्रीम बनाने पे ऐसी क्या चीज़ होती है जो बाहर के आइसक्रीम में नहीं होती और घर की आइसक्रीम में होती है? नहीं नहीं, ये नहीं। जब हम घर पे आइसक्रीम बनाते हैं तो उस आइसक्रीम में कोई कमी होती है,
मतलब आप घर की आइसक्रीम खाओगे तो समझ में आ जाएगा ये घर पे बनी है, और बाहर खाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भाई बाहर की आइसक्रीम है। कोई ऐसी चीज़ है खाने में महसूस होती है जो, वो है घर की आइसक्रीम में बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो जब आप घर की आइसक्रीम खाओगे ना तो वो मुंह में कुरकुर करती है, बर्फ टूटती है। लेकिन बाहर की आइसक्रीम ऐसी, बाहर की आइसक्रीम एकदम स्मूथ होती है, क्योंकि बाहर की आइसक्रीम में जिलेटिन मिला हुआ होता है। घर की आइसक्रीम में हम जिलेटिन नहीं मिलाते, बाहर की आइसक्रीम में जिलेटिन मिला हुआ होता है। तो वो जिलेटिन जो होता है वो कई बार क्या अधिकतर वो एनिमल सोर्स से बना हुआ होता है। आजकल तो कई जिलेटिन ऐसे भी हो गए हैं जो एनिमल सोर्स के नहीं है, लेकिन अधिकतर जिलेटिन जो होते हैं वो एनिमल सोर्स के होते हैं। तो आप जो आइसक्रीम खा रहे हो अगर वो जिलेटिन वाली है तो उसमें आप बच के रहना भैया, वो एनिमल सोर्स हो सकता है। अच्छा, ये मार्क देने वाले जिलेटिन को नॉन वेज नहीं मानते, वो ये मानते हैं जिलेटिन तो जिलेटिन है, जिलेटिन ऐसा थोड़ी है कि जानवर से निकला है तो वो नॉन वेज हो गया, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन एक्चुअली में तो वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए जिलेटिन से बच के रहना अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया टू प्रिवेंट स्लो डाउन माइक्रोबियल ग्रोथ। फिर इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लांचिंग? अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फूड इन द सन, अ प्रोसेस ऑफ ब्रीफली बॉइलिंग फूड फॉलोड बाय कूलिंग, अ मेथड ऑफ स्मोकिंग फूड और अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा उसके सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। एमपीपीएससी में तो ऐसा होता है, जो आंसर सबसे बड़ा होता है लंबा, उसके सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीफली बॉइलिंग फूड फॉलोड बाय कूलिंग, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए भोज्य पदार्थ को गर्म करते हैं और उसके बाद तुरंत एकदम से हम उसको ठंडा कर देते हैं। ये हमारी प्रोसेस होती है ब्लांचिंग की, इसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड पास्चराइजेशन? पास्चराइजेशन के पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है? फ्रीजिंग फूड टू वेरी लो टेम्परेचर्स, यूजिंग हाई प्रेशर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हीटिंग फूड टू स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। क्या होगा इसका आंसर? सी, हीटिंग फूड टू स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। एक समय के लिए किसी भी चीज़ को गर्म करना ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए जो कि सैम्पल क्वेश्चंस हैं, जो कि एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास हो गई, जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात की और हमने ये भी देखा कि फूड स्पॉइलेज क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो हमारी 26 तारीख को नेक्स्ट क्लास लगेगी। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग 26 तारीख को ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लोग ये क्लास कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू।